Chavi Gupta, welcome you all in this session. In the previous session, we have discussed about what is friction. Okay, so what is friction? It is a kind of force which opposes the motion of an object, right? So now we will discuss the topic in detail. Why friction is called a self-adjusting force. What do you mean by adjusting force and self-adjusting force? Adjusting means जो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल ले, सेल्फ अपने आप को, तो दैट इज़ योर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. तो फ्रिक्शन क्या आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. नाउ एक्टिविटी हमारे पास कंसिडर अ वुडन ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल. आपने एक टेबल के ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, देन उस पर फोर्सेस लग रहे डब्ल्यू एंड आर. ठीक, डब्ल्यू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड आर इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिससे फोर्स जो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है. फाइन, अब जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका बॉक्स मूव नहीं करेगा. ओके, नाउ सपोज अ स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ. अब वहाँ पे कैपिटल एफ की फोर्स है 5 न्यूटन की, जो वेस्ट की तरफ अप्लाई की जा रही है, बट ब्लॉक तब भी मूव नहीं कर रहा. अब फोर्स एट दिस स्टेज, फोर्स एफ शुड बी एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. क्यों मूव नहीं कर रहा? बिकॉज सेम फोर्स लग रही है in opposite direction, which is known as a frictional force. So if the applied force F is increased and the block does not move, then the force of friction will also increase at the same rate. Now what this statement says कि पहले हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, सो 5 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी अपोजिट डायरेक्शन में. सो अगर हम फोर्स ऑफ एक्शन बढ़ाते हैं, अपनी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं एंड उतनी ही सेम फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई हो रही है, तो उस केस में भी आपको ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. क्लियर? दैट्स वाई फ्रिक्शनल फोर्स को हम एडजस्टिंग फोर्स कह रहे हैं. और कैसी? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. क्लियर है यहाँ तक? सेल्फ एडजस्टिंग क्यों है? यहाँ पे पहले 5 न्यूटन की फोर्स लगी थी ब्लॉक के ऊपर और अब 7 न्यूटन की फोर्स लगी, तो दोनों ही केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स ने भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बैलेंस आउट कर लिया, सो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ friction is a self-adjusting force. So we have seen what is the force of friction and why friction is called a self-adjusting force. Now we will see what are the kinds of friction, means types of frictional force. We have 3 types of frictional force, that is static friction, sliding friction and rolling friction. Fine. Static, the word indicates stat, means रुका हुआ है. तो जो भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, मीन्स जब आप साइकिल राइड करते हैं तो राइड करने के बाद वो एक स्लोप पे आता है, ढलान पे आता है, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है दैट इज योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन. एंड रोलिंग फ्रिक्शन मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, लाइक आपके पास जो सूटकेस होता है उसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे वो रोल कर रहा होता है, दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन. This is the overview of static, sliding and rolling friction. Now we will do in detail the static friction. Friction is a self-adjusting force. Thus, when the applied force is gradually increased, see यहाँ पे applied force gradually धीरे धीरे increase कर रही है, green कलर की straight line जा रही है आपकी, fine, वो धीरे धीरे increase कर रही है. The force of friction also increases at the same rate and the body remains stationary. सेम स्पीड पे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा एंड उस केस में आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. सी इन द ग्राफ नाउ, आपको 0 से एक स्टैटिक रीजन का ग्राफ दिखाया जा रहा है जहाँ पे फोर्स एस, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, इक्वल्स टू फोर्स कैपिटल एफ. फाइन, वहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर रुक गया है, दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम हेयर. मीन्स आप जितना फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट पे लगा सकते थे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ एक टेबल रेस्ट पर है, उस रेस्ट की स्टेट में फोर्स एफ लगी हुई है ऊपर एंड नीचे, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी और अपवर्ड डायरेक्शन में भी. ठीक है, जब ये दोनों केस में फोर्स लग रही है आपकी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा. अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कोई भी फोर्स लगाई है तो वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली रेस्ट पे था ना, तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन. फाइन. Now this force of friction is called the force of static friction or simply static friction. Fine. If the applied force is increased further, अब क्या है कि आपने applied force को increase किया, then when the object begins to just move,
सो अब आपने हल्का सा फोर्स ज़्यादा कर दिया फ्रिक्शनल फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा हल्का सा, और जहाँ ऑब्जेक्ट हल्का सा मूव करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगी। मीन्स जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया उस पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम थी। कौन से वाली? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है यहाँ तक? से सपोज कि एक बॉक्स को मूव करने के लिए आपको 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, बट 4.9 पे उसका स्टैटिक फ्रिक्शन ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, एंड 5 न्यूटन जैसे ही रीच किया वैसे उसने मूव किया। सो दैट इंडिकेट्स कि 4.9 क्या है आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो उस पर लगा था। बट 5 न्यूटन की जैसे ही फोर्स आई वैसे ही ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, एंड उस केस में वहाँ पे काइनेटिक रीजन डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, एंड वो मूव करते हुए कौन से मोशन में आ गया? स्लाइडिंग मोशन में आ गया। सो उस केस में अब जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ब्लॉक इज just starting to move is called the limiting value of the static friction or limiting friction। means वो maximum force जब ब्लॉक ने स्टार्ट करना मूव कर दिया, मतलब मूव करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 4.9 का 5 का। सो 5 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, बट 4.9 पे तो ख़त्म हो गया ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका आपका। जैसे 5 पे रीच किया तो वो उसने मूव करना स्टार्ट किया, तो दैट इज़ योर मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड वो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाया जाता है। दिस इज़ योर स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ स्टार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर गया, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस कर गया उसने। अब जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ एंड उसने मूव करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस in contact when one of them just slide over the other, just slide over the other means कि जब वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है is called sliding or kinetic friction, जैसे आपको ग्राफ में दिखाया जा रहा है। The force required to keep a body in motion is less than the force required to start the motion। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जो फोर्स आपको ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने की ज़रूरत होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। मीन्स अगर आपके ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, ठीक है, रेस्ट वाले केस में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा एंड आपको उसे मोशन में लाने के लिए बहुत सारी फोर्स लगानी पड़ेगी, फाइन। बट वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहे उस केस में आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। यही ये स्टेटमेंट समझा रहा है। से 5 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सो दैट मीन्स कि 4.9 तक आपके स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही थी, ठीक है। 5 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, सो आप उस ऑब्जेक्ट को 3 न्यूटन की फोर्स पे भी मूव करा सकते हो, ठीक है। सो मोशन में रहने के लिए ऑब्जेक्ट को कम फोर्स चाहिए एज कम्पेयर टू मोशन को स्टार्ट करने के लिए। देयरफॉर स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन। यही रीज़न है कि आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए ग्राफ में जो ग्रीन कलर की लाइन नीचे स्लाइडिंग फ्रिक्शन में दिखा रहे हैं वो कम है आपकी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कौन सा सबसे ज़्यादा है, दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ हमने स्टैटिक फ्रिक्शन डिस्कस किया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड टाइप, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। The force of friction existing between two surfaces in contact when one of them is rolling over the other means कि आपका जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर रहा है, मतलब सर्कल में घूम घूम के नीचे आ रहा है, दैट इज़ योर रोलिंग फ्रिक्शन। लाइक आपने एक पेंसिल को रोल किया, वहाँ पे फ्रिक्शन जो जनरेट हुआ दैट इज़ अ रोलिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल द रेजिस्टेंस ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉल मूव कर रही है रोल सर्कुलर डायरेक्शन में, सो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है that is your rolling friction। clear? rolling friction is much smaller than the sliding friction। now यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है सबसे कम है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब अगर हम जनरली कॉन्सेप्ट समझें, मैंने एक बैग लिया, उस बैग के नीचे व्हील लगा दिए, मीन्स पहिए लगा दिए, जैसे आपके लगेज बैग्स में होते हैं, फाइन। अब उस लगेज बैग के नीचे व्हील्स लगे हुए हैं और एक स्लोप पे जा रहा है, ठीक है।
और एक बैग स्टैटिक रेस्ट पे रखा हुआ है. 3 केसेस हैं. बैग इज एट रेस्ट, बैग इज ऑन अ स्लोप एंड बैग इज हैविंग व्हील्स ऑन द लोअर सेक्शन. ठीक है. अब किस केस में बैग को मूव करना आसान होगा? सोचो. स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली बैग को मूव करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में बैग मूव नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत टाइम बाद. स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बैग मूव करेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है. मूव करेगा बट थोड़ा कम, मतलब स्टैटिक से ज़्यादा और रोलिंग से कम. अब रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है, ईजिली रोल कर जाएगा. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगी, सो वहाँ पे जिस बैग के नीचे व्हील्स लगे हुए हैं वो ईजिली मूव कर जाएगा. क्लियर है. तो दैट इंडिकेट्स कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे ज़्यादा होता है, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है. क्लियर है. नाउ दैट इज़ वाई ऑल यू कैन सी द लगेज बैग, आप उसको ईजिली मूव कर पा रहे हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं. दैट इज़ वाई ऑल व्हीकल्स आर माउंटेड ऑन व्हील्स एंड बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन ऑल मशीन्स वेयर रोटेटरी मोशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है. In a ball bearing, the axle rotates on the ball without sliding. यहाँ पर स्लाइड नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सल रोटेट कर रहा है बॉल्स, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट ईजिली मूव कर जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. Now to show that rolling friction is smaller than the sliding friction, what are the materials that we required? You have a book, then you have a pencil. Okay. Now what is the procedure? Place the book on the table and push it to a slide. टेबल पे रखा, उसे स्लाइड किया. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज फील हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश. आपको बुक को पुश करने में कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है वो आपको पता चलेगी जब आप इस बुक को पुश करेंगे. नाउ व्हाट नेक्स्ट इज कि आपने 3 to 4 पेंसिल्स रख दिए उसके नीचे पैरेलल टू ईच अदर, जो एज अ रोलर्स की तरह, मीन्स एज अ व्हील्स की तरह एक्ट करेंगी. नाउ अब आप इसके ऊपर बुक्स रखेंगे. अब आप पेंसिल को रोल पुश कीजिए, वो ईजिली मूव कर गई, बुक ईजिली मूव करी. क्यों? क्योंकि नीचे जो पेंसिल्स थी आपका एज अ रोलर की तरह, मतलब एज अ व्हील्स की तरह वर्क कर रही थी, एंड वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन डेवलप हो गया. अब रोलिंग फ्रिक्शन आया, पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में बुक कम मूव करी थी और रोलिंग फ्रिक्शन के केस में बुक ज़्यादा मूव करी है. क्लियर. तो रिजल्ट क्या है कि बुक ईजिली मूव करके जब आपने उसे पेंसिल्स के ऊपर रखा था. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? दैट सी स्लाइडिंग के केस में डिस्प्लेसमेंट कम थी, मीन्स ऑब्जेक्ट कम मूव किया था, बट रोलिंग के केस में ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव किया. ऐसा आपको डायग्राम में शो किया गया है. फाइन. तो कंक्लूजन क्या है आपका कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके. नाउ इट्स टाइम टू हैव सम क्वेश्चंस on the kinds of friction. Fine. Now the force of friction between two surfaces in contact when one of them just slides over the other is called dash. The force required to keep a body in motion is dash. The force required to start the motion. When the applied force is gradually increased, the force of friction also increases at the same rate and the body remains stationary. This force of friction is called the dash friction. Rolling friction is much than the sliding friction. You can use the box given over here. Next, the force of friction existing between the two surfaces in contact when one of them is rolling over the other is called dash. The friction that comes into play in between the two moving parts with wheel or rollers or balls between them is called dash friction. Sliding or kinetic friction is dash the limiting friction. Wheels make the movement of luggage easy because they dash friction. So in today's video, please do the work and watch the video carefully. That's all for today. Thank you and have a nice day.